point. What is the meaning of power of outer point? This. इसकी बात हो रही है। पावर ऑफ आउटर पॉइंट का मतलब क्या हुआ? तो होता क्या है कि सपोज आपको एक सर्कल एस इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और कोई एक आउटर पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी से आप ऐसी बहुत सारी लाइनें खींच सकते हो जो सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करें? 2 पॉइंट पे, है कि नहीं? और एक ऐसी लाइन खींच सकते हो जो, 2 ऐसी लाइन खींच सकते हो जो सर्कल को टच करें। क्या कहते हो ये बताओ? तो ऐसी बहुत सारी लाइनें हम खींच सकते हैं जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही हैं। सपोज A3, A4, ठीक है ना, A5, A6 एंड सो ऑन। तो हम कहते हैं कि PA1 इंटू PA2 मतलब PA1 इंटू PA2 या फिर PA3 इंटू PA4, PA3 इंटू PA4 मतलब सेगमेंट लाइनों का अगर हम लें तो PAK इंटू PAK प्लस 1, ये सारे प्रोडक्ट कांस्टेंट होते हैं और ये किसके बराबर होते हैं? PT स्क्वायर के। PT स्क्वायर मतलब S1 के। तो इसे ही हम कहते हैं पावर ऑफ पॉइंट, पॉइंट मतलब आउटर पॉइंट P, दैट इज PT स्क्वायर मतलब S1। ये है कहानी। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट होते हैं और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है? PT स्क्वायर के बराबर होता है। समझ गए? मतलब यहाँ से ऐसी बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं, तो हर लाइन के सेगमेंट का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट होता ही है। तो PA1 इंटू PA2, PA3 इंटू PA4, PA5 इंटू PA6, ये किसके बराबर होता है? PT स्क्वायर के। किसके बराबर होता है? PT स्क्वायर के बराबर होता है, दैट इज S1 के बराबर होता है। अब ये आया कहाँ से? पहली चीज तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट के सेगमेंट होते हैं ये सब कांस्टेंट होते हैं, है कि नहीं? तो ऑब्वियसली अब हम क्या करते हैं, सपोज हम एक सर्कल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं सपोज x1 कॉमा y1, सही है ना? तो हमने सपोज एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल का सेंटर 0 0 हो गया, ये पॉइंट सपोज हमने ले लिया x1 कॉमा y1। यहाँ से हमने एक लाइन डाली जो सर्कल को 2 पॉइंट A और B पे कट कर रही है, सही है ना? हमने कहा कि जो PA लेंथ है वो है R1 और जो PB लेंथ है वो है R2। अच्छा, अगर हम कहें कि इस लाइन का जो स्लोप है वो है m, दैट इज tan थीटा, तो अगर हम ये आपसे कहें कि A पॉइंट क्या होगा? अच्छा, एक काम और करो, यहाँ से R यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट बताओ क्या होगा? यहाँ से R यूनिट डिस्टेंस पर अगर मैं एक पॉइंट निकालूं तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x प्लस आर कॉस थीटा। मतलब अगर मैं A1 कहूँ, y A1 तो x1 प्लस R cos थीटा, y1 प्लस R sin थीटा। ये तो सबको समझ में आ रहा है? बोलो। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ A1 lie on circle x square plus y square equal to R square, then A1 becomes A और B। A तब बनेगा जब R इक्वल टू R1 होगा, B तब बनेगा जब R इक्वल टू क्या होगा? R2। तो जैसे आप A1 को इस पे लाई कराओगे तो क्या आएगा? x1 प्लस R cos थीटा, y1 प्लस R sin थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर। इसको आप ओपन करोगे तो आएगा R स्क्वायर प्लस 2R x1 cos थीटा y1 sin थीटा प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये R में क्वाड्रेटिक आई जिसके रूट क्या है? R1 और R2। इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या होंगे? R1 एंड R2। अगर हम R1 इंटू R2 निकालें तो वो आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। R1 एंड R2 का मतलब क्या हुआ? PA इंटू PB, और ये किसके बराबर आ गया? S1 के। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? और वो कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ है ना? अगर पॉइंट P कांस्टेंट है तो PA इंटू PB हमेशा कांस्टेंट आएगा। अब थीटा वेरी कराते रहो तो ऐसी बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी, बट R1 इंटू R2 का प्रोडक्ट कभी थीटा पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो थीटा कैसा भी लेते रहो, R1 इंटू R2 का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। यही मैंने लिखा था, R1 इंटू R2 का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आता है और वो किसके बराबर होता है? S1। इसे हम कहते हैं पावर ऑफ पॉइंट P। ऐसा क्यों आया? समझ में आया भाई? R1 डिस्टेंस पे पॉइंट लो या R2 डिस्टेंस पे पॉइंट लो, दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी ये जो R में क्वाड्रेटिक बन रही है इसके रूट या तो R1 होंगे या R2 होंगे। बोलो भाई।
तो इसका मतलब R1 इंटू R2 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा? S1। वही हमने प्रूव करना था। क्या है मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ। तो पावर ऑफ पॉइंट का मतलब क्या हो गया? PA इंटू PB दैट इज PT स्क्वायर। क्लियर है? अब इस डायग्राम को आप अपने दिमाग में ऐसे रखिएगा। कैसे? कि अगर एक सर्कल सपोज आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसके किसी पॉइंट P से आपने एक कॉर्ड खींची PAB, और यहां से आपने एक टेंजेंट खींची जो इसको किसी पॉइंट T पे टच कर रही है। डन। तो PA इंटू PB का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? PT स्क्वायर के। PA इंटू PB का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? PT स्क्वायर के। इस डायग्राम का यूज कई जगह हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ भाई। PA इंटू PB का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है भाई? PT स्क्वायर के। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? बताओ। तो पावर ऑफ पॉइंट का मतलब सीधा P से जो टेंजेंट डालना है S1, मतलब सीधा P पॉइंट पे S1 लिखेंगे, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ पॉइंट P। पावर ऑफ पॉइंट P आप सिर्फ आउटर पॉइंट का निकाल सकते हैं, क्योंकि तभी पॉइंट S1 क्या होगा? पॉजिटिव आ पाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? तो पावर ऑफ पॉइंट का मतलब A पॉइंट से बहुत सारी कॉर्ड आप खींच रहे हैं P से, उन सारे कॉर्ड के सेगमेंट का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट को हम कहते हैं पावर ऑफ पॉइंट P। वो कांस्टेंट क्या होता है आपको समझ में आ गया? क्योंकि वो थीटा से इंडिपेंडेंट आता है, क्योंकि उसकी वैल्यू S1 आती है। अब आप थीटा चेंज करते रहेंगे तो S1 की वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। क्या है मेरी? बोलिए भाई। पावर ऑफ पॉइंट एट A, B क्या होगा? बोलो। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 T स्क्वायर माइनस 3T प्लस 1 इंटू A 2 T स्क्वायर प्लस T2 इंटू B प्लस T। यही तो होगा पावर ऑफ पॉइंट। अरे हाँ या ना? अच्छा, अगर मैं T स्क्वायर कॉमन करूं तो क्या आएगा? माइनस 2A माइनस 2B। अगर मैं T कॉमन करूं तो क्या आएगा? 6A माइनस 4B और साथ में प्लस 1। बाकी बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A। देख लो। अच्छा, ये कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, ये कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ T स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ T अगर 0 हो जाए तो ये वैल्यू कांस्टेंट बचेगी। तो पावर ऑफ पॉइंट कांस्टेंट कब होगा? जब T स्क्वायर और T के कोफिशिएंट 0 होंगे। दोनों को 0 कर दो तो A प्लस B 0 आ गया, 6A माइनस 4B प्लस 1 0 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करके A और B निकाल दीजिए। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? क्या हुआ बोलो। अरे हाँ या ना? तो B की वैल्यू माइनस ए इस इक्वेशन में रख दो। जैसे आप B को माइनस ए रखोगे तो 10A इक्वल टू माइनस 1। A की वैल्यू माइनस 1/10 आएगी, B की वैल्यू 1/10 आएगी। तो पॉइंट क्या आ जाएगा? माइनस 1/10 कॉमा 1/10। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। बैठे एक पॉइंट P है, उससे आप दो टेंजेंट आपने खींची किसी सर्कल S इक्वल टू 0 पे, उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट AB है। तो इसका मतलब ये जो AB लाइन होगी वो क्या होगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। वेरी गुड। सर्किल का सेंटर हम क्या देते हैं? C है। ठीक है, तो ये लाइन 90 एंगल बना रही होगी, ये लाइन भी 90 एंगल बना रही होगी। एम आई करेक्ट और नॉट? ये बताओ, बोलते जाओ भाई। अच्छा, अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं ये, ठीक है ना? तो थ्योरी ये कहती है कि अगर ये सर्किल का सेंटर O है, C कह दो सर्किल का सेंटर है, तो अगर मैं एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करूं जो इन सारे पॉइंट से पास करता होगा, एक ऐसा सॉरी यार, एक ऐसा सर्कल हम खींच सकते हैं जो इन सारे पॉइंट से पास कर रहा हो। दिखा कि नहीं? ये तो एक सर्कल हमेशा ऐसा ड्रॉ होगा जो इन सारे पॉइंट से पास कर रहा होगा, जिसके लिए PC उसका डायमीटर होगा। मतलब PACB हमेशा कॉन्साइक्लिक पॉइंट होंगे। ये एक प्रॉपर्टी है, सही है ना? PACB हमेशा कैसे होंगे? कॉन्साइक्लिक पॉइंट होंगे। क्यों होंगे मैं बताऊं? ये एंगल कितना है बेटा? 90। ये एंगल कितना है?
90। 90, तो आमने सामने के एंगल का सम कितना है? 180, 180। ये और ये एंगल का सम कितना है? 180 180। तो इसका मतलब ये चारों पॉइंट कैसे होंगे? consecutive. समझ Yes, में आया sir. कि नहीं? तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि PA एंड PB आर दी tangent of circle S is equals to 0, CG is center of circle, सही है ना भाई? AB is chord of contact। तो पहला रिजल्ट जो आपने पढ़ा कि PACB ये पॉइंट कैसे होते हैं? कॉन्साइक्लिक। ये बात समझ में आई सबको? पहला पॉइंट बोलो, अरे Yes. हाँ या ना? गुड। सेकंड पॉइंट आओ, अगर ये सारे पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं, अच्छा इसमें विद PC एज अ डायमीटर, विद PC एज डायमीटर, ओके। अच्छा अगर ये सारे पॉइंट कॉन्साइक्लिक है तो अगर मैं आपसे कहूं सरकम सर्कल, सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से देना, PAB, PAB यही सरकम सर्कल होगा? बोलो। Yes, ट्रायंगल ABC यही सरकम सर्कल होगा? ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC आर सेम, सही है ना? एंड इट्स सरकम रेडियस आर PC/2। देखो भाई, सब इन सारे ट्रायंगल्स का सरकम सेंटर सेम होगा और उसकी जो सरकम रेडियस होगी वो PC/2 होगी कि नहीं? Yes, sir. और उसके लिए PC उसका क्या होगा? Diameter. डायमीटर। तो इसी का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा कि नहीं? Yes. yes sir, Yes, sir. यानी कि मिड पॉइंट ऑफ PC, मिड पॉइंट ऑफ PC इज सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल PAB, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC। देखो ये बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? जो PC का मिड पॉइंट होगा वो सरकम सेंटर होगा इन चारों ट्रायंगल्स का। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? ये बताओ, क्या Yes, ये sir. बात आप सभी को समझ में आ रही है? बोलिए। Yes, sir. यहाँ तक इंफॉर्मेशन क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? अच्छा अब जरा मुझे बताओ कि इफ S equal to 0 is equation of circle, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। तो अगर S इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ सर्कल है एंड P इज x1, y1, तो जो PA लेंथ होगी, जो PB लेंथ होगी वो रूट S1 होगी कि नहीं? इसे हम L कह देते हैं, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, सही है ना? R को हम कह देते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, R को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये लेंथ हो गई L, हो गई कि नहीं हो गई बताओ? ये yes, लेंथ हो गई R, हो गई कि नहीं हो गई? तो PC लेंथ कितनी आ गई? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आएगी कि नहीं? ये बताओ, अरे हाँ या ना? yes sir, ये समझ में आया? राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये। तो PC लेंथ Yes. कितनी आ गई? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसका मतलब जो सरकम रेडियस आएगी वो कितनी आएगी? PC/2, मतलब रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाई 2। ये बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? जो सरकम रेडियस आएगी वो कितनी आएगी? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाई 2। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं बताओ? ये डायग्राम से ये बात सबको समझ में आई, हाँ या ना? बोलिए भाई, इस डायग्राम में ये बात आप सभी को समझ में आ रही है कि नहीं? yes sir, वेरी गुड।
अब आओ, इस डायग्राम का अगला रिजल्ट, अगर मैं कहूं कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज थीटा, अगर मैं कहूं कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट, आउटर पॉइंट की बात हो रही है, इस थीटा, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है कितना, थीटा, तो क्या ये एंगल थीटा बाई 2 होगा? बोलो। Yes, ये sir. एंगल भी थीटा बाई 2 होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, अगर sir. मैं ट्रायंगल PAC लूं तो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू R बाई L होगी कि नहीं होगी, बताओ। Yes, sir. अच्छा, जहाँ पे L का मतलब रूट S1 है, तो साइन थीटा कितना आएगा, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 2 RL अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अच्छा, अगर कोई हमसे कॉस थीटा पूछे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अच्छा, अगर हमसे कोई टेन थीटा पूछे तो 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 2 LR अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर होगा कि नहीं, ये बताओ। तो अगर एंगल बिटवीन द टेंजेंट थीटा है तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, 2 RL अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कॉस थीटा किसके बराबर होगा, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। टेन थीटा किसके बराबर होगा, 2 LR बाई L स्क्वायर। ये सब क्यों होंगे, बिकॉज ये टेन थीटा बाई 2 किसके बराबर होगा, ये बताओ, LR के। मेरी बात समझ गए कि नहीं, बताओ भाई। कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो बोलो। क्या ये बात आप सभी को क्लियर हो रही है? यस सर। बोलिए। इसके बाद इसी डायग्राम सर का तो ये अगला, सब ऑब्जर्वेशन याद रखनी है ना, मतलब कंसेप्ट याद रखना है ना, हाँ मतलब ये 2 फॉर्मूले LR, से। हाँ हाँ, मतलब अगर कॉन्सेप्ट याद है तो फॉर्मूला तो आपके दिमाग में है ही ना, मतलब यस अगर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो फॉर्मूला तो आपके दिमाग में है ही ना। 2-4 बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे तो फॉर्मूला अपने आप दिमाग में सेट हो जाता है, नहीं? 2-4 बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे तो फॉर्मूला तो अपने आप सेट हो गया ना। अब आओ, अब हम अगला रिजल्ट बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये भी L और R के टर्म में ही निकालेंगे। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट AB की लेंथ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि ये वाली लेंथ हमें निकालनी है। बोलिए भाई। अच्छा, ये वाली लेंथ सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, बोलो। Sir, 180 minus theta. कॉर्ड AB सबस्टेंड, हाँ बोलो 180 minus theta. कितना एंगल है, पाई माइनस थीटा एंगल Yes, sir. एट सेंटर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी होगी, बताओ, ये तो आपने पढ़ा है। लेंथ ऑफ कॉर्ड बोलो जल्दी से, 2R साइन पाई माइनस थीटा बाई 2, एम आई करेक्ट और नॉट, बताओ। सॉरी, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, 2R साइन थीटा बाई 2 होता है कि नहीं? अरे बोलो भाई, याद आया कि नहीं भाई? Yes. अगर ये थीटा Yes. एंगल बनाता तो, अच्छा 2R, ये क्या कॉस थीटा बाई 2 होगा। अच्छा, आपको पता है कि टेन थीटा बाई 2 कितना है, R बाई L, तो कॉस थीटा बाई 2 कितना होगा, बताओ, L बाई रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आएगा, AB 2LR बाई रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और R क्या है, रेडियस। क्या है रिजल्ट समझ में आया, क्यों आया, किस लिए आया, ये बात क्लियर हुई, बोलो। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट AB कितना आ गया, 2LR बाई L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कितना आ गया, 2LR बाई L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का रूट। कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताइएगा। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, बोलिए। Yes, sir. लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट AB जो आया वो कितना आया, 2LR बाई रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं भाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट समझ में आया? Yes, sir. अच्छा,
अब इसी डायग्राम में अगली चीज अगर मैं आपसे पूछूं, सेम डायग्राम में अगर मैं आपसे अगली चीज डिस्कस करूं कि एरिया ऑफ ए पी ए सी बी, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा, पी ए सी बी का कितना होगा बताओ भाई। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये होगा हाफ 2 इंटू एल टाइम्स इंटू आर। well into हाँ, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए सी, यानी कि 2 इंटू हाफ इंटू एल इंटू आर। ये yes, एरिया एल इंटू आर आएगा कि नहीं। yes sir. तो एरिया ऑफ पी ए सी बी कितना होता है, एल इंटू आर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा यहीं पे आओ, अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी कितना होगा बोलो, किसका एरिया, पी ए बी, इतना एरिया आपसे पूछा गया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, इस ट्रायंगल का एरिया पूछा गया। बोलो भाई क्या होगा बताओ, ए बी, हाँ या ना। अगर मैं इस पॉइंट को डी कह दूं तो ये एंगल भी तो 90 बनेगा ना, तो 1/2 ए बी इंटू पी डी होगा कि नहीं, बोलो। अच्छा Yes, ए बी की लेंथ कितनी है, 2LR बाई रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोलो भाई है कि नहीं है। yes sir. अच्छा पीडी की लेंथ कितनी आएगी, अगर मैं आपसे पूछूं पीडी लेंथ आपको निकालनी है तो cos θ/2 आप करोगे कि नहीं बताओ। तो cos θ/2 पीडी अपॉन एल होगा कि नहीं, तो पीडी की लेंथ एल cos θ/2 आएगी कि नहीं बताओ। यस सर। अच्छा cos θ/2 अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या लिखा था, एल स्क्वायर आर इंटू cos θ/2 की वैल्यू अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखी थी, क्या लिखी थी, L square minus R square under root नीचे. एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट एक था और एक रूट और था, देख लो फिर बताओ। तो क्या ये एल क्यूब आर अपॉन रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ रहा है, बोलो। अरे हाँ या ना। तो Sir, एरिया Yes, ऑफ sir. तो सर ट्रायंगल ओपन हो पी जाएगा ए ना बी कितना आया, एल क्यूब आर अपॉन, अच्छा ये स्क्वायर हट जाएगा, सर, नीचे वाला सर रूट हट जाएगा. ये आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देख लीजिए कोई अगर Yes, हम sir. इस ट्रायंगल का एरिया हमको चाहिए भाई, तो इस क्वाड्रिलेटरल का टोटल एरिया निकाल लो और उसमें इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो बचा हुआ एरिया तो ट्रायंगल ही हो गया ना। अब तो सारे एरिया हमने निकाले ना, ये एल आर निकाला है, ये एल क्यूब आर अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकाला है, तो देखो ये आर क्यूब एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, बस ये बताओ। सोच समझ के जवाब दिया। यहाँ से जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का टेन थीटा अगर ये है, तो यहाँ से बताओ cos θ/2 कितना आएगा, एल अपॉन रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर वही सर बोल रहा था. ये प्लस होगा, यहाँ भी ये प्लस होगा। अच्छा यहाँ पर जब आप tan थीटा रखोगे तो ये फॉर्मूले में प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। अब आया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आ गया फॉर्मूला वाइज, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आ गया, आर क्यूब एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रिजल्ट समझ में आया कि नहीं बताओ भाई, अरे हाँ या ना बोलिए भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। नो सर। इस डायग्राम में सारे रिजल्ट एक जगह, तो वो आएगा एल इंटू आर। अगर आपको ए बी की लेंथ निकालनी है तो आएगा 2LR अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, बोलो भाई 2LR अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। अच्छा इसके बाद अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी निकालना है, याद रखने का तरीका, अगर हमें पी ए बी निकालना है तो वो एल पे बन रहा है ना, बोलो, तो ये बनेगा एल क्यूब आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है तो वो किस पे बन रहा है, आर पे बन रहा है, तो वो बनेगा आर क्यूब एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा अगर एंगल थीटा है, अगर एंगल बिटवीन टेंजेंट थीटा है
तो tan θ/2 हमेशा कितना होगा बोलो, r R by by l। L। अच्छा, यहीं पे अगर हमें sin थीटा निकालना है तो 2lr by l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहीं में अगर cos थीटा निकालना है तो l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहीं पे अगर हमें tan थीटा निकालना है तो 2lr by l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। दिखा कि नहीं, बोलिए। ये सारे बेसिक रिजल्ट हो गए जो रिजल्ट वाइज आपको अपने दिमाग में रखने हैं। बाकी ये तो आपको पता ही है कि अगर हम ये आपसे कहें कि P पॉइंट से सर्किल, अब जैसे क्वेश्चन ये कहा गया P पॉइंट से सर्किल पे 2 टेंजेंट डाली गई, सही है ना, तो बताओ PAB ट्रायंगल का सरकम सेंटर क्या होगा बोलो। P पॉइंट से 2 टेंजेंट डाली गई PAPB, तो PAB ट्रायंगल का सरकम सेंटर। अब जब सर्किल पता होगा तो सेंटर पता होगा, P पता होगा, दोनों का मिड पॉइंट निकाल देंगे तो वही इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बताओ। यस सर। कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो वो बताओ, सही है ना। अच्छा, यहाँ पे L का मतलब क्या है, लेंथ रूट ऑफ S1, टेंजेंट। मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। और R का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ ऑफ सर्कल। जो रिजल्ट चाहिए वैसा आप लगा देंगे। देख लीजिए किस वजह से कौन इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट क्या लिखी होगी, y plus 2 इक्वल टू m x plus 4 प्लस माइनस r रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। इसमें 3 कॉमा -3 कराया होगा लाई, तो -1 इक्वल टू m, वो भी 7m प्लस -5 रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर है, यही आ रहा है ना। यस सर। तो 7m प्लस 1 का स्क्वायर किया होगा इक्वल टू 25m स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से आया होगा 49m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 1 इज इक्वल टू 25m स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ से आएगा 24m स्क्वायर प्लस 14m माइनस 24 इक्वल टू 0। इसका मतलब 8m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 8 इक्वल टू 0। सही लिख रहा हूँ क्या, देखो बोलो। ना 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 12m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 12। 12 आएगा, 12m स्क्वायर 12 आएगा, ये आ गया हुआ यहाँ तक ना। फिर -4/3 और 3/4 आएगा। हाँ, तो 16m स्क्वायर, सॉरी 12m स्क्वायर माइनस 16m माइनस 9m माइनस 12 आया होगा। यहाँ से फैक्टर हुए होंगे 4m, ना 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 ना, यहाँ से क्या 4m माइनस 3 एंड 3m प्लस 4। 4m माइनस 3 एंड 3m माइनस 4 प्लस 4। 3m प्लस 4, यानी m की वैल्यू या तो 3/4 आई होगी या -4/3। गुड। तो अब बताओ टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या होंगी फिर, सर 4x प्लस 3y माइनस 3 y प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। एक बार इसको 3/4 कर दोगे, y प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, एक बार इसको -4/3 कर दोगे, तो यहाँ से आ रहा होगा 3x माइनस 4y इक्वल टू कितना 21। और यहाँ से आ रहा होगा 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना बोलो। इधर से 4x प्लस 3y माइनस 3 आ रहा इक्वल टू 3 आएगा इसमें। यस 4x प्लस 3 है। अच्छा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 3। देख लीजिए भाई, ये दोनों टेंजेंट आ रही हैं, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। एंगल, अगर मैं डायरेक्ट एंगल पूछूं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है कि नहीं। यस सर। यस सर। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट कितना है 90 5/2। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज π/2। एक आंसर ये भी खत्म। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ कितना आएगा, बोलिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो दोनों टेंजेंट के लिए अलग अलग निकाल लोगे ना। यस सर, फोटो परपेंडिकुलर 3x माइनस 4y माइनस 21। सेंटर कितना है इसका -4, -2 बोलो। यस सर। यस यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दो तो ये अल्फा बीटा मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बोलो।
इसे हम कह देते हैं ए पॉइंट बी पॉइंट जो भी है। तो अल्फा प्लस 4/3 बीटा प्लस 2/-4 इज इक्वल टू -12 प्लस 8 -21/5 25। देखो सही लिख रहा हूँ मैं? अरे हाँ या ना? यस तो कितना बचेगा ये? अल्फा प्लस इधर ये 25 आ रहा है क्या ये? यस Yes, sir. -25 1 बीटा प्लस 2/-4 भी 1। तो अल्फा की वैल्यू शायद आएगी -1 देखो, और बीटा की वैल्यू शायद -6। तो ये पॉइंट आएगा -1, -6। हाँ या ना? अच्छा यहीं पे Yes, अगर sir. दूसरे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट देखो, दैट इज 4x + 3y - 3 = 0। ये पॉइंट -4, -2 है। इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालो तो अब अल्फा बीटा कितना आ रहा है? अल्फा प्लस 4/4 बीटा प्लस 2/3 इक्वल टू -16 -6 -3 डिवाइडेड बाई 25। तो अभी भी 1 ही आ रहा है। तो अल्फा प्लस 4/4 इज 1, बीटा प्लस 2/3 इज 1। तो अल्फा इस बार 0 आएगा, बीटा इस बार 1 आएगा। तो दूसरा पॉइंट कितना आएगा? 0, 0, 1. तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ गए कि नहीं आ गए भाई? ए और बी दोनों पॉइंट आ गए? अरे बोलो। अच्छा इसके बाद अगर मैं आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछूं इसी डायग्राम में, बताओ। अगर मैं इस पॉइंट को कह दूं, सॉरी -4, 2 कह के मैं आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछूं तो बता दोगे कि नहीं? बोलो, Yes, sir. बताना शुरू करो। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ -4, -2। सही है ना? सर्कल क्या दिया हुआ है? x + 4 का होल स्क्वायर y + 2 का होल स्क्वायर -25 = 0। तो अगर मैं आपसे कहूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट तो क्या होगी? क्या होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट? 5 √S1 होती है ना बेटा? yes तो S1 निकालो। तो 3 + 4 49 और +1 -25 5 आ रही है शायद, देखो। अरे हाँ या ना? तो अब बताओ yes एरिया ऑफ PACB कितना होगा? L × R। R भी शायद 5 ही है, तो वो 25 होगा कि नहीं? बोलो। yes और क्या निकालना था एरिया के अलावा? triangle D एंगल आपने निकाल लिया। मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ D पॉइंट से कितनी होगी? मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? maximum 5 √2 + 5 मैक्सिमम डिस्टेंस, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से? D फ्रॉम पॉइंट P टू सर्कल कितनी होगी? 5 PC √2 प्लस R। PC कितना है बताओ? PC 5 √2 5√2 + 5। और मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? PC -R. 5 √2 - 5 मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू सर्कल कितना होगा भाई? PC PC -R. -R, दैट इज 5√2 - 5। -5. वेरी गुड। मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस भी हो गई, एरिया भी हो गया। अच्छा ट्रायंगल DAB का एरिया कितना होगा? बताओ भाई, ट्रायंगल DAB का एरिया कितना होगा? पॉइंट D की डिस्टेंस पूछी थी। हाँ एरिया बताओ जरा। एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB, DL पे बन रहा है ना, तो L³ R/L² + R²। याद आया कि नहीं ये रिजल्ट? Yes, sir. तो 5³ × 5/5² + 5²। बोलो। तो 5 की पावर 4/2 सही लिख रहा हूँ मैं? बताओ। तो 25/2 होगा कि नहीं? बोलो। 12.5 सही है ना ये? yes और क्या बचा इसमें? अच्छा अब सर्कम सर्कल क्या होगा ट्रायंगल DAB का? बोलिए। और अगर इसको यहाँ पे ले लें, Midpoint of PC. नहीं वो तो सर्कम सर्किल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ, सर ए बी का मिड पॉइंट हो हाँ। जाएगा क्योंकि ए बी नहीं, का डायमीटर है। इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल DAB, तो वो क्या होगा? DC एज अ डायमीटर होगा ना?
Yes, sir. तो DC एज अ डायमीटर, दोनों डायमीटर के एंड पता है, तो x + 4 x - 3 y + 2 y + 3 = 0। क्या कहते हो तुम लोग? x² + y² - x और साथ में क्या आएगा, प्लस का 5y -12 और प्लस का 6 -6 = 0। बोलो भाई क्या सही लिखा है मैंने? सर ये DAB तो वो है ना, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल है, अरे तो उससे राइट हाँ, एंगल ट्रायंगल। हाँ ठीक है, तो उससे राइट एंगल ट्रायंगल तो अलग कॉन्सेप्ट में ना। इन जनरल क्या होगा, इसको डायमीटर मान के ही तो सर्किल खींचेंगे। अरे ये तो लकली राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, बट डायमीटर मान के ही तो सर्किल खींचोगे, नहीं खींचोगे ये बताओ? बोलो। Yes, sir. तो बस Yes, इसी को sir, sir. डायमीटर मान के सर्किल की इक्वेशन लिख देंगे। तो अभी ऊपर सिखाया ना, अभी ऊपर एक पॉइंट में बताया नहीं मैंने, ये बड़ी बड़ी लाइन, सर्कम Yes, sir. सर्किल ऑफ दिस ट्रायंगल आर सेम, और उसका सर्कम रेडियस क्या होगा, पीसी का हाफ, क्योंकि पीसी उसके लिए क्या होगा, डायमीटर होगा। सर्कम सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ पीसी होगा। तो इनमें से कोई भी ट्रायंगल आएगा उसके लिए पीसी तो डायमीटर हुआ ना। अब डायमीटर के अगर दोनों एंड पता है तो सर्किल की इक्वेशन तो आप हमेशा लिख लेंगे ना डायमीटर वाली फॉर्म में। क्या कहते हो, समझ में आया? इस क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई कि नहीं ये बताओ? अच्छा प्लस x होगा क्या, +x + 5y - 6, अभी ठीक है तो? यस सर। चलिए अभी समझ में आ गया। Yes, sir. वेरी गुड भाई। ये था, मान लो ये एक सर्कल था जिसका सेंटर ओरिजिन था, ये आपने एक सेकेंड डाली जो कि कहाँ से पास कर रही है, h, k से। ये सर्किल जिसका सेंटर 0 0 है, इसके मिड पॉइंट का लोकस आपको निकालना है, यही तो है सिचुएशन, बताओ। इसी को आपने अल्फा बीटा मान लिया जिसका लोकस आपको निकालना है। तो जैसे आप ये ज्वाइन करेंगे ये एंगल कितना बनेगा बताओ, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा बताओ? अरे बोलो भाई, होगा कि नहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब स्लोप ऑफ पीओ लाइन और स्लोप ऑफ पीडी लाइन क्या होगा, -1। पीओ लाइन का स्लोप बीटा बाई अल्फा, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, के माइनस बीटा बाई एच माइनस अल्फा, ये -1 होगा, खत्म। तो बीटा के माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एच माइनस का प्लस अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एच प्लस बीटा के। अल्फा को एक्स और बीटा को वाई रख दीजिए। आ गया कि नहीं बताओ? नहीं समझे? बोलो भाई, दिखा कि नहीं भाई? कॉर्ड का एंगल क्या बनता है, 90। इस लाइन और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, खत्म। बोलिए भाई, समझ गए कि नहीं? ऐसे ही किया था सबने? यस सर। कोई और मेथड लगाया था? अच्छा, होता क्या है डायरेक्टर सर्कल, लोकस ऑफ पॉइंट होता है फॉर विच 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू दी गिवन सर्कल। मतलब ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिनसे हम 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट डाल सकें, किस पर, एक गिवन सर्कल पे। मतलब किसी भी गिवन सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जिनसे उस गिवन सर्कल पे 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट डाली जा सके। अब मान लो कि एक सर्कल आपको दिया हुआ है, दैट इज x² + y² - r² इक्वल टू 0। इस पर आपने एक वेरिएबल पॉइंट लिया p h, के, जिसका लोकस आपको निकालना है। यहाँ से आपने इस सर्कल पे 2 टेंजेंट डाली, दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। दिखा कि नहीं बताओ? अच्छा, अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो अगर हम इसको सेंटर से ज्वाइन करें, बोलो, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 45 45। वेरी गुड। अगर ये 45 होगा तो ये भी कितना होगा, 45 45 इसका मतलब अगर ये रेडियस r है तो ये भी रेडियस कितनी होगी, R इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है √h² + k² - r², वो किसके बराबर होगी, r के। इसका मतलब x² + y² इक्वल टू 2r², दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल होगी कि नहीं? हाँ या ना, बोलो।
होगा कि नहीं होगा? तो अब बताओ, ये सर्कल और ये सर्कल सेंटर सेम है कि नहीं? यस सर। इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस r√2 है। तो इसका मतलब अगर एक सर्कल ये रहा, सही है, एक सर्कल ये रहा और इसी का डायरेक्टर सर्कल ये रहा, ये इसी का क्या हो गया, ये इसी का क्या हो गया भाई, डायरेक्टर सर्कल। तो इसका मतलब डायरेक्टर सर्कल सर्कल के लिए क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल सर्कल के लिए क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है कि नहीं, मेरा पहला सवाल। डायरेक्टर सर्कल सर्कल के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है कि नहीं, बोलो। यस सर, 90 डिग्री होता है। दोनों सर्कल का सेंटर सेम होता है। ये हो गया डायरेक्टर सर्कल और ये आपका गिवन सर्कल। अच्छा, अगर सर्कल की रेडियस r है तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस कितनी होती है भाई? r√2। अगर इस सर्कल का सेंटर अल्फा बीटा है, मतलब अगर आपको सर्कल दिया है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो उसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, जल्दी बताओ। सेम सेंटर ले लेंगे, बस रेडियस r√2 कर देंगे। तो x माइनस Yes, sir. अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r square. r√2 का होल square. स्क्वायर। डन हो गई बात। अच्छा, अब अगर ये r है तो ये भी r, ये भी r, ये भी r, यानी डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? r. डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट की लेंथ डालेंगे तो क्या होगा? R। और ये हमेशा क्वाड्रिलेटरल क्या बनता है? स्क्वायर। Square. ये क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज क्या बनता है? स्क्वायर। स्क्वायर। तभी तो ये लेंथ r√2 आती है। सोचो, अगर Yes, ये sir. r का स्क्वायर बनेगा तभी तो ये कितनी आएगी? R√2। r√2। समझ में आया? यस अच्छा, सर। अब अगर Yes. आपसे ये कहा, अगर आपसे देखो सर कॉर्ड ऑफ डायरेक्टर कांटेक्ट की भी लेंथ R√2 आएगी। r√2 होगी। हाँ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ भी r√2 आएगी, क्योंकि वो भी एक तरीके से डायमीटर होगा। ठीक है ना? यस। चलो, अब आखिरी बात, यानी डायरेक्टर सर्कल के किसी पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट डालो तो उनके बीच का एंगल 90. यानी डायरेक्टर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लो, उससे टेंजेंट डालो तो उसके बीच का एंगल 90 से कम. अक्यूट Yes. रहेगा। हाँ, और डायरेक्टर सर्कल और सर्कल के बीच में कोई पॉइंट लो और उससे टेंजेंट डालो Greater तो than उसके बीच 90. का Greater than 90. Greater than अब 90. ये डायरेक्टर सर्कल का एक बड़ा यूज है जो आप एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने में करते हैं। क्या कि भाई एक सर्कल और एक डायरेक्टर सर्कल अगर आपने देख लिए, समझ लिए क्या होते हैं, तो अगर हम डायरेक्टर सर्कल के बीच में कोई पॉइंट लें और उससे दो टेंजेंट डालें, मतलब सर्कल और डायरेक्टर सर्कल के बीच में कोई पॉइंट लें, समझ रहे हो मेरी बात, Yes sir. और उससे हम दो टेंजेंट खींचें, मतलब एक ये पॉइंट लें और एक ये पॉइंट लें, उससे दो टेंजेंट खींचें, तो इनके बीच का जो एंगल थीटा होगा वो कैसा होगा? Greater थीटा than 1। 90. थीटा 1 ग्रेटर देन 90 होगा कि नहीं होगा, बोलो? होगा। Yes. अच्छा, अगर यही पॉइंट हम आउटसाइड द सर्कल लें, Less than 90. फिर दो टेंजेंट खींच दें, तो अब जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, बोलो? ये वाला अगर हम थीटा 2 लें तो थीटा 2 जो है वो लेस देन 90 होगा कि नहीं? यस सर। है कि नहीं? क्योंकि ये क्या है? डायरेक्टर सर्कल। यानी अगर आपको ये कहा जाए कि एक पॉइंट है जिस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट डाली गई और उनके बीच का एंगल एक्यूट है, तो इसका मतलब वो पॉइंट पॉइंट लाइज लाई आउटसाइड द Outside the डायरेक्टर सर्कल। अच्छा, डायरेक्टर सर्कल के आउटसाइड पॉइंट लाई करता है, मेरी बात समझ रहे हो? तो यानी सर्कल में डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिख लोगे और उसमें ये पॉइंट लाई करा के उसको ग्रेटर देन 0 कर दोगे, वहां से आपको कंडीशन मिल जाएगी। अरे हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. इसका मतलब पॉइंट लाई आउटसाइड दी डायरेक्टर सर्कल। ये मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलिए। अच्छा, अगर वही एंगल दो टेंजेंट आपने डाली और उसके बीच का एंगल क्या बन रहा है? ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? Greater than 0. Inside. पॉइंट लाई इनसाइड डायरेक्टर सर्कल, बट आउटसाइड किसके? Given circle. तो गिवन सर्कल के आउटसाइड करोगे और डायरेक्टर सर्कल के क्या कर दोगे? इनसाइड। अच्छा, अब बताओ, अगर पॉइंट से आपने दो टेंजेंट डाली और दोनों के बीच का एंगल 90 आ गया,
lie on director circle point. हाँ, अगर ये एंगल क्या आ गया 90 डिग्री, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? Director circle. Director circle. हाँ, देन पॉइंट P लाई ऑन डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल का यूज समझ आया? डायरेक्टर सर्कल के किसी पॉइंट से खींची गई टेंजेंट के बीच की लेंथ कितनी होती है? डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से सर्कल पे खींची गई टेंजेंट की लेंथ कितनी R. होती है? R. R. दैट इज Radius of given circle. रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। Given circle. वेरी गुड। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो यहाँ तक में तो बताओ मुझे। तो कहानी क्या है? पहली बात, दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए। कहानी क्या है भाई? पहली बार दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए, मतलब दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए, है ना। एक की रेडियस क्या है R1, एक की रेडियस R2। अगर मैं आउटर वाले सर्कल से इनर वाले सर्कल पे टेंजेंट खींचूं तो उसकी टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या होगी? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R1 square. और G और F सेम होंगे तभी तो हमको पता चलेगा। इसका रेडियस निकालो R1, इसका रेडियस R2 निकालो, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर करोगे तो आपको हमेशा लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। तो हम क्या क्या दोनों सर्कल से निकाल सकते हैं तुरंत? पहले सर्किल का सेंटर, Radius. सर्किल के रेडियस। भाई सर्किल की इक्वेशन पता है तो हमें हर बार सेंटर और रेडियस तो पता ही होगा ना। क्या बोलते हो तुम लोग? नहीं पता होगा? अगर सर्कल की सेंटर और रेडियस मतलब सर्किल की इक्वेशन पता है तो हम सेंटर और रेडियस तो निकाल ही लेंगे हर बार। सोच के जवाब दो। Yes, sir. अब बताओ, जब ये दो सर्कल आपके सामने हैं तो कैसे कैसे बिहेव कर सकते हैं? 5 तरीके से बिहेव कर सकते हैं। पहला केस, दोनों सर्कल ना कट करें ना टच करें। सोचो। दूसरा केस, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें। सोचो। तीसरा केस, एक सर्कल दूसरे सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर जाए। सोचो। चौथा केस, एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच कर जाए। सोच के जवाब दो, एम आई करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. और पांचवा केस क्या हो सकता है? Sir, line एक side. सर्कल दूसरे सर्कल इसके के अंदर अंदर ही आ जाए। कॉन्सेंट्रिक भी इसी के केस में आएगा, बट कॉन्सेंट्रिक में सेंटर सेम होंगे, इसमें ऐसा नहीं है। टोटल कितने केस पॉसिबल हैं बताओ सोच के? 5. 5. छठी कोई सिचुएशन दिमाग में बन रही हो तो बताओ। छठी कोई सिचुएशन आपके दिमाग में बन रही हो तो आप मुझे बताएं। दो सर्किल हमें दिए हैं, हमें हर बार ये ऑब्जर्व करना है कौन सा केस पॉसिबल। आप देखो, दोनों सर्किल का सेंटर पता है। अगर सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस हम निकालें और वो रेडियस से सम ऑफ रेडियस से बड़ी आ जाए तो इसका मतलब दोनों सर्कल आउटसाइड होंगे कि नहीं? Yes, sir. बोलो। बोथ सर्कल आउटसाइड। ये समझ में आया? दोनों Yes, sir. सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस निकालेंगे और वो सम ऑफ रेडियस से क्या आ जाए? बड़ी आ जाए। आ जाए कि नहीं? अब हमें सर्कल का क्या क्या पता है? इक्वेशन पता है तो सेंटर रेडियस पता है, सेंटर रेडियस पता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसको सम ऑफ रेडियस से कंपेयर करेंगे। अगर बड़ी आ गई तो पहला केस डन। बोलो भाई, केस 1 समझ में आया सबको? सेकंड में अब तुरंत फील आ रहा होगा, क्या करना है? Sir, equal to सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस किसके बराबर हो जाए भाई? R1 plus R2. R1 plus R2. R1 R2। तो इसका मतलब अगर वो सम R1 प्लस R2 के बराबर हो गया तो इसका मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कैसे टच कर रहे हैं भाई? Externally. बोथ सर्कल टचेस ईच अदर। कैसे? एक्सटर्नली। ये बात फील आ रही है सबको? अच्छा, अब बताओ, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर Sir, डिस्टेंस less than R1 plus R2. लेस देन R1 प्लस R2, यानी यहाँ पे क्या होगा? C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से छोटा होगा। अच्छा, यहाँ क्या होगा? C1 C2 plus R2 equal to R1. यहाँ पे क्या होगा? C1 C2 R1 का भी जो लेस देन R2 नहीं। C1 C2 का जो डिफरेंस होगा, सोचो 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 भाई। C1 C2 ये लेंथ है ना, R1 equal to R2. ये R1 है, ये R2 है। Sir, less than R1. तो इसका मतलब C1 C2 का जो डिफरेंस होगा वो R1 माइनस R2 के बराबर होगा ना? इक्वल होगा। अरे हाँ भाई, बोलो। बड़ी रेडियस से छोटी रेडियस माइनस करेंगे वही तो होगा। नहीं समझे ये बात? Yes. Yes, sir. दिखी कि नहीं ये Yes, sir, बात? समझ गए। ये R2 होगा और ये R1 होगा। बोलो भाई,
यस सर। तो R1 माइनस R2 बराबर होगा ना। इसका मतलब अगर C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा है मगर R1 माइनस R2 से बड़ा है तो बोथ सर्कल एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। नहीं समझे ये बात? समझ गए। क्योंकि अगर भाई C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा है मगर उसको R1 माइनस R2 से तो बड़ा होना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वो R1 माइनस R2 के बराबर हो गया तो दोनों सर्कल इंटरनली टच करने लगेंगे ना। तब यहाँ केस क्या आएगा, बोथ सर्कल कट्स ईच अदर कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट्स। ये बात समझते हो कि नहीं? यानी कि इंटरसेक्टिंग सर्कल ये कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग सर्कल। इंटरसेक्टिंग सर्कल की कंडीशन क्या होती है, बात समझ में आई? अच्छा यहाँ पे क्या होगा, C1 C2 R1 माइनस R2 के बराबर होगा तो बोथ सर्कल टचेस ईच अदर कैसे, इंटरनली। इंटरनली। वेरी गुड। और ये केस क्या होगा, जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जब ये R1 माइनस R2 से भी छोटी हो जाएगी तो इसका मतलब वन सर्कल लाई इनसाइड द अदर सर्कल, और कोई केस बनेगा नहीं कभी। तो बताओ सेंटर और रेडियस देख के आप सारे केस डिस्कस कर सकते हो कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सेंटर और रेडियस देखकर आप सारे केस डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। कहाँ पे क्या कंडीशन होगी, ये बात फीलिंग से आ रही है कि नहीं समझ में, बताओ। यस अगर सर। C1 C2 Yes, R1 sir. प्लस R2 से बड़ा है तो दोनों सर्कल आउटसाइड है। अगर C1 C2 R1 प्लस R2 से बड़ा है तो इसका मतलब वो दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अगर C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा है बट मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से बड़ा है तो दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल है, मतलब वो दोनों सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग? और अगर C1 C2 R1 माइनस R2 के बराबर है तो दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। अगर वो R1 माइनस R2 से भी छोटा हो गया बोलो तो इसका मतलब एक सर्कल दूसरे के इनसाइड लाई कर रहा है। यानी कि हमें क्या क्या निकालना पड़ता है, यानी अगर मैं ओवरऑल एक लाइन में पूरा एनालिसिस आपको दिखाऊं तो हमें 3 चीजें निकालनी पड़ती हैं। क्या, C1 C2 R1 प्लस R2 एंड R1 माइनस R। अगर ये सबसे बड़ा है तो पहला केस, ये दोनों बराबर हैं दूसरा केस, है कि नहीं? ये इन दोनों के बीच में है तीसरा केस, ये इसके बराबर है चौथा केस, और ये इससे भी छोटा है तो क्या हो गया, पांचवा केस। नहीं समझे? समझे कि नहीं? मतलब ऐसे चल रही चीजें, दिखाऊं कैसे। R1 प्लस R2 ये बक्सा है, R1 माइनस R2 का मॉड ये बक्सा है। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा अब C1 C2 मूव कर रहा है। C1 C2 पहले केस में यहाँ है, दिखा। C1 C2 दूसरे केस में यहाँ है, C1 C2 तीसरे केस में यहाँ है, बोलते जाना। C1 C2 चौथे केस में यहाँ है, अरे हाँ या ना। और C1 C2 पांचवें केस में यहाँ है। क्या कहते हो तुम लोग, बताओ। अरे बोलो भाई, यस मेरी बात समझ पाए कि नहीं? यहाँ पे बराबर हो गया, अरे बोलो, यहाँ पे बराबर हो गया, हो गया। यहाँ पे इन दोनों के बीच में हो गया, यहाँ पे इससे बड़ा हो गया, यहाँ पे इससे छोटा हो गया। ये 5 केस हैं, देख लो आराम से। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो बस C1 C2 को R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 से कंपेयर करके पांचों केस आप समझ सकते हैं। बोलिए भाई, पूरा खेल क्लियर हुआ? और सर्किल पता होगा तो सर्किल की सेंटर और रेडियस तो आप निकाल ही लेंगे ना हर बार।